मुझे डस्टबिन में एक अधमरी जलपरी मिली। वो मुझसे भीख मांग रही थी कि मैं उसे जान से मार दूं। लेकिन मैंने उसे वहां छोड़ने के बजाय उठा लिया और घर ले आया। रास्ते में लोग मुझे देख रहे थे, पर मुझे परवाह नहीं थी। घर लाकर जैसे ही मैंने उसे बाथटब में डाला, वो कांपते हुए बोली, आपने मुझे क्यों बचाया? आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? मैंने बिल्कुल शांत रहकर जवाब दिया, क्योंकि तुम एक दुर्लभ चांदी के बालों वाली जलपरी हो और मैं तुम्हें अपने एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनाना चाहता हूं। ये सुनते ही जियांग रुओक्सू का पूरा शरीर अकड़ गया। उसे लगा कि वो फिर से किसी लैब का चूहा बनने जा रही है। उसकी उंगलियों ने बाथटब के किनारे को कसकर पकड़ लिया और उसकी चांदी जैसी पूंछ पानी में बेतहाशा छटपटाने लगी, जिससे चारों तरफ पानी के छींटे उड़ गए। उसने टब से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन शरीर में जान ही नहीं थी। वो वापस पानी में धड़ाम से गिर गई। उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा और चिल्लाई, मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैंने उस पागल होती जलपरी को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा, फिर चुपचाप अपनी जेब से एनेस्थीसिया की शीशी निकाली और एक झटके में उसकी गर्दन पर इंजेक्शन लगा दिया। मैंने कहा, इससे तुम थोड़ी शांत हो जाओगी। जैसे ही ठंडी सुई उसकी गर्दन में चुभी, डर के मारे उसकी आंखें फैल गईं। उसे पुरानी बातें याद आने लगीं। उसने छटपटाने की कोशिश की, पर दवा का असर तेजी से हो रहा था। उसके हाथ पैर बेजान हो चुके थे। आखिरकार वो एकदम कमजोर आवाज में मुझसे गिड़गिड़ाई, प्लीज, मुझे और टॉर्चर मत करो। मैं अब किसी काम की नहीं बची। लेकिन मैंने बिना किसी इमोशन के उसकी बात काट दी। मेरा मकसद सिर्फ एक्सपेरिमेंट का डेटा निकालना है। तुम्हें टॉर्चर करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जांग रुओक्सू ने बेबसी से अपना सिर झुका लिया और उसे खून की उल्टी हुई, जिसमें एक अजीब सा मीठा और मेटेलिक स्वाद था। उसने हताशा में सोच लिया था कि सारे इंसान एक जैसे होते हैं, सब उसे बस एक टूल समझते हैं, और उसके सामने खड़ा ये आदमी भी वैसा ही है। पहले अपने घाव ठीक करो, मैंने ठंडे लहजे में कहा, और फर्स्ट एड किट लेने के लिए मुड़ गया। शुरुआत इन बाहरी चोटों से करते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों के लिए शायद एक बड़ी और मुश्किल सर्जरी करनी पड़ेगी। ये कहते हुए मैं दवाएं तैयार करने लगा। मेरे कदमों की आवाज सुनते ही वो डर के मारे सिमट गई। फिर जब मेडिकल किट के खुलने की आवाज आई, तो धातु के औजारों की खनक और डिसइंफेक्टेंट की तेज महक से उसकी सांसें अटक गईं। वो बुरी तरह कांपते हुए रोने लगी। नहीं, मेरा ऑपरेशन मत करो, प्लीज। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इंसान हमेशा यही कहते हैं कि वे इलाज कर रहे हैं, लेकिन बाद में वे मुझे बांधकर जिंदा ही चीर फाड़ देते हैं। मैंने टेस्ट ट्यूब में दवा मिक्स करने पर ध्यान लगाया और बिल्कुल आराम से कहा, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ये सिर्फ दवा है। दवा जल्द ही तैयार होने वाली थी। जियांग रुओक्सू कमजोरी के मारे बाथटब के सहारे टिकी हुई थी। कमरा बिल्कुल शांत था। खैर, कोई बात नहीं। वैसे भी वो मेरा विरोध करने की हालत में नहीं थी। उसने इस तथाकथित इलाज से उम्मीद बहुत पहले ही छोड़ दी थी, क्योंकि उसके लिए नतीजा हमेशा एक जैसा ही होता था। तभी मैंने दवा तैयार कर ली। मैंने उसकी मछली वाली पूंछ को उठाया और बहुत सावधानी से उसके जख्मों पर दवा लगाने लगा। मैंने कहा, मैं पहली बार किसी जलपरी का इलाज कर रहा हूं। थोड़ा दर्द बर्दाश्त करना सीखो। जैसे ही दवा जख्मों पर लगी, तेज जलन और दर्द की वजह से उसकी पूंछ जोर से फड़कने लगी और उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। मैंने उसकी छटपटाती हुई पूंछ को कसकर पकड़ लिया। हिलो मत, वरना दवा का असर कम हो जाएगा। जियांग रुओक्सू ने अपने दांत भींच लिए। वो मेरे सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके मुंह से निकल ही गया, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। उसने दर्द के मारे अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी अंधी आंखें कसकर बंद थीं। एक आंसू अभी भी उसके गाल से बहकर नीचे गिर रहा था। लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल स्थिर और मजबूत थे। मैं बिना रुके तरकीब से उसके जख्मों को साफ करके दवा लगाता रहा। हालांकि उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं, लेकिन उसका कांपना धीरे धीरे कम होने लगा था। उसे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। शुरुआत का दर्द तो असहनीय था, लेकिन जैसे ही वो दर्द कम हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। न तो उसे बांधा गया था, न ही शरीर में कोई ठंडी ट्यूब्स घुसाई गई थी, और न ही कोई लैब टेक्नीशियन उसकी चीखों का रिकॉर्ड रख रहा था।
बस घावों पर लगे मरहम की थोड़ी जलन थी और उसके बाद मिलने वाली हल्की सी ठंडक। उसने अपनी फटी और भारी आवाज में मुझसे पूछा, क्यों? आपने तो कहा था कि आप मेरा इस्तेमाल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए करना चाहते हैं। फिर मुझे इस तरह क्यों बचा रहे हो? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे हाथ अपना काम करते रहे और मैं कुशलता से उसके बाकी बचे घावों पर दवा लगाता गया। जियांग रुओक्सू मेरी उंगलियों का स्पर्श अपनी स्किन पर महसूस कर सकती थी। इस अनजाने स्पर्श ने उसे थोड़ा असहज दिया। इतने लंबे समय से किसी ने उसे इस तरह नहीं छुआ था। आखिरी बार उसे तब छुआ गया था जब वो उस बर्फीली लैब टेबल पर पड़ी थी। तभी मरहम ने अपना असर दिखाना शुरू किया और वो तेज जलन धीरे धीरे एक हल्की सी मीठी पीड़ा में बदल गई। उसे इस अजीब से एहसास पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अभी भी किसी बड़े और गहरे दर्द का इंतजार कर रही थी। उसे लग रहा था कि मैं बस नाटक कर रहा हूं और आगे चलकर उसे और दर्द दूंगा। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, ये पक्का करने के बाद कि मरहम सभी घावों पर ठीक से लग गया है, और फिर सीधा खड़ा हो गया। मैंने बाथटब में दुबक कर लेटी हुई उस कमजोर जलपरी को देखा और कहा, एक बार जब ये मरहम स्किन के अंदर चला जाएगा तो घाव अपने आप भरने लगेंगे। मैंने अपनी नोटबुक खोली। मेरी निगाहें आंकड़ों और उसके घावों के बीच घूम रही थी। मेरा पूरा ध्यान उस पर इस तरह टिका था मानो मैं किसी बेहद कीमती और सटीक मशीन की मरम्मत कर रहा हूं। तभी जियांग रुओक्सू, उसने मुझसे हैरानी से पूछा, मेरे लिए आपकी आगे की क्या योजना है? मैंने सीधा जवाब दिया, एक्सपेरिमेंट करना। जैसे ही स्टेरलाइज्ड इंक्यूबेशन चैम्बर तैयार हो जाएगा, मैं तुम्हें वहीं शिफ्ट कर दूंगा। ये सुनते ही जियांग रुओक्सू का पूरा शरीर एक बार फिर अकड़ गया। हालांकि उसे इस जवाब की उम्मीद थी, पर इसे सीधे मेरे मुंह से सुनना उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। मैं देख सकता था कि वो अंदर तक सहम रही थी। बाथटब के पानी का तापमान अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। पानी की गर्माहट और मेरी लगाई दवा की वजह से उसकी पूंछ का वो असहनीय दर्द तो कम हो गया था, लेकिन इस आराम ने उसे और भी ज्यादा डरा दिया था। उसे लग रहा था कि ये तो बस तूफान से पहले की शांति है। वो मन ही मन सोच रही होगी, ये आदमी आखिर करना क्या चाहता है? किस तरह का एक्सपेरिमेंट? क्या ये मेरी चीरफाड़ करेगा या मेरी रीजनरेशन पावर्स पर रिसर्च करना चाहता है? वो कुछ देर के लिए रुकी। उसके होठों पर एक कड़वी और बेबसी से भरी मुस्कान आई। उसने खुद पर ही तंज कसते हुए मुझसे कहा, मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरी पूंछ कई बार काटी जा चुकी है। इसके दोबारा ठीक होने की जो क्षमता थी, वो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। वो असल में मेरी परीक्षा ले रही थी। वो ये जानने की कोशिश कर रही थी कि मुझे उससे क्या चाहिए, मैं उससे क्या हासिल करना चाहता हूं, और उसे आगे कितना दर्द सहना पड़ेगा। वो उस खौफनाक चीरफाड़ से गुजरने के बजाय अभी मर जाना ज्यादा पसंद करती। बाथरूम में अब सिर्फ पानी की बूंदें टपकने की आवाज आ रही था। मैंने अपना सिर उठाया, अपना चश्मा ठीक किया और थोड़ी उलझन भरे लहजे में उससे पूछा, तुम्हें एक्सपेरिमेंट से इतनी नफरत क्यों है? जोंग रोक्सू को लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसकी वे अंधी आंखें मेरी आवाज की दिशा में देखने लगीं। वो पूरी तरह अविश्वास में थी कि इस इंसान ने सचमुच मुझसे ये सवाल पूछ लिया है कि मुझे एक्सपेरिमेंट से इतनी नफरत क्यों है। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या क्या आप मुझसे कोई मजाक कर रहे हैं? जोंग रोक्सू समझ नहीं पा रही थी कि उसे इस बात पर गुस्सा होना चाहिए या कुछ और। उसे इस बात पर हैरानी हो रही थी कि मैंने उससे ये क्यों पूछा कि उसे उस लैब की टेबल पर बंधे रहना क्यों नापसंद है। उसने अपने दोनों हाथों से बाथटब के किनारे को कसकर पकड़ लिया। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। अचानक वो बेकाबू होकर मुझे कोसने लगी। तुम इंसान, तुम लोगों ने मेरी आंखें निकाल ली, मेरे शल्क नोच लिए, मेरी पूंछ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी अंधी आंखों से आंसू बह निकले और वो रूंधे गले से बोलती रही, फिर जब मैं थोड़ी ठीक होती तो तुम लोग दोबारा वही सब करते। वो बार बार अपनी तकलीफ दोहराती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा सवाल पूछ ही कैसे सकता है। क्या मैं उसका मजाक उड़ा रहा था या जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था?
मैं कुछ पल के लिए चुप रहा, मानो उसकी बातों को समझने और प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूं। उसकी कई बातों से मुझे जो जानकारी मिली, उसके बाद मैंने बिल्कुल शांत और न्यूट्रल लहजे में जवाब दिया। मेरे एक्सपेरिमेंट का मतलब सिर्फ रेगुलर चेकअप और सेल एक्सट्रैक्शन है। अगर तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, तो मैं तुम्हें इसके लिए दवा दे सकता हूं। तभी तो आपने बेहोश करने की दवा का इस्तेमाल किया। जोंग रुओक्सू दंग रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। वो कड़वाहट से भरी एक उपहास वाली हंसी हंसी। आपको लगता है कि मैं आपकी इस बात पर यकीन कर लूंगी? उसके अतीत के कड़वे अनुभवों ने उसे सिखाया था कि इंसानों के वादे पानी के बुलबुलों से भी ज्यादा कमजोर होते हैं, और ये तथाकथित इलाज बस एक छलावा है। उसके लिए तो बेहोशी का मतलब टॉर्चर के एक नए दौर की शुरुआत थी। उसकी इन शंकाओं को पूरी तरह इग्नोर करते हुए मैंने स्कैनर से उसके पूरे शरीर को स्कैन किया। उसका दिमाग और शरीर दोनों अभी एक्टिव थे। फिर मैंने ग्लव्स पहने और उसके घावों को चेक किया, ताकि ये पक्का कर सकूं कि दवा का कोई गलत रिएक्शन तो नहीं हुआ है। मैंने नोटबुक में नया डेटा नोट किया। दवा स्किन में अच्छी तरह सोख रही थी। अगर इसी तरह दिन में एक बार ट्रीटमेंट किया जाए तो वो 1 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तभी मेरी नजर बाथ टब के नीचे टूटे पड़े उसके शल्कों पर पड़ी। मेरे मुंह से थोड़ा अफसोस भरे लहजे में निकला, कमजोरी की बात यह है कि फिलहाल जलपरियों के इन शल्कों पर रिसर्च का कोई डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जब मैंने उसकी पूंछ को दोबारा चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसकी मांसपेशियां किसी जंगली बिल्ली की तरह तन गईं, जैसे वो बस भागने ही वाली हों। लेकिन इस बार भी उसे वो असहनीय दर्द नहीं हुआ जिसका वो इंतजार कर रही थी। मैंने बस एक सरसरी नजर डाली और अपना हाथ पीछे हटा लिया। वो पूरी तरह हैरान थी। उसकी अंधी आंखें खाली खाली इधर उधर घूम रही थीं, मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि आखिर चल क्या रहा है। 1 महीना? उसकी आवाज में गहरी उलझन और शक था। आप मेरा इलाज करने में पूरा 1 महीना लगाएंगे? मैंने बिना किसी इमोशन के सिर हिलाया। तुम्हारे घाव मेरे अंदाजे से 12% ज्यादा तेजी से ठीक हो रहे हैं। तो क्या हुआ अगर वे तेजी से ठीक हो रहे हैं? आखिर में तो मुझे एक्सपेरिमेंट्स के पिंजरे में ही बंद रहना है ना। वो बाथटब के सहारे बेदम होकर टिक गई। उसकी आंखें बिल्कुल सूनी और बेजान लग रही थीं। पर अगले ही पल जियांग रुओक्सू को जैसे कुछ ख्याल आया। उसने अपने नुकीले दांत मेरी तरफ दिखाते हुए गुर्राकर कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें जिंदा चबा जाऊंगी? लेकिन इस वक्त वो इतनी कमजोर थी कि उसकी ये धमकी बिल्कुल बेअसर लग रही थी। जैसे कोई घायल सहमा हुआ बिना पंजों का बिल्ली का बच्चा डराने की कोशिश कर रहा हो। मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और शांत रहकर डेटा रिकॉर्ड करता रहा। मैंने कहा, तुम्हारी बॉडी के सिग्नल साफ बता रहे हैं कि तुम अभी शिकार करने की हालत में बिल्कुल नहीं हो। फिर मैंने अपनी नोटबुक बंद की और सीधे उसकी तरफ देखा। तुम्हारा पेट पूरी तरह खाली है और भूखे रहने से घाव भरने की स्पीड कम हो जाएगी। तुम खाने में क्या लेना चाहोगी? ये सुनते ही जियांग रुओक्सू ने अपनी गर्दन घुमाई। उसके होठों पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। क्या मैंने साफ साफ नहीं कहा, मैं तुम्हें खाना चाहती हूं? फिर अचानक उसकी आवाज एकदम धीमी हो गई और वो बहुत ही मीठे और मोहक लहजे में बोली, तो क्या तुम खुद को मुझे खिलाने वाले हो? मैंने उस पर नजरें टिकाए रखी और एक सब्जेक्ट के तौर पर उसके बिहेवियर का एनालिसिस करते हुए कहा, क्या तुम पहले अक्सर नींद की गोलियां लेती थी? अब तुम्हारी बॉडी को उसकी आदत हो चुकी है। तभी आधे घंटे से भी कम समय में तुम्हारे दिमाग में ऐसे अजीब और बुरे ख्याल आने लगे हैं। ये सुनते ही जियांग रुओक्सू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और उसका पूरा शरीर अनियंत्रित होकर कांपने लगा। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? क्या हुआ था उसे? वो पल भर में किसी पंक्चर हुए गुब्बारे की तरह पिचक गई और टब के कोने में दुबक कर खुद को अपनी ही बाहों में कसकर भींच लिया। मैं वहीं शांत खड़ा रहा। डर के मारे उसके नाखून उसकी अपनी ही बाहों में गहरे धंसते जा रहे थे।
साफ था कि मेरा ये टेस्ट सब्जेक्ट अभी इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। मैंने उस पर और ज्यादा दबाव डालना ठीक नहीं समझा और खाना बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मैंने फ्रिज खोला तो देखा कि फ्रिज में सिर्फ इंस्टेंट फूड और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ही पड़े थे। मैंने अपनी भौहें चढ़ाईं, अपना कोट उठाया और दरवाजे की ओर चल पड़ा। मैंने उससे कहा, यहां तुम्हारे लायक कोई खाना नहीं है। मैं कुछ खरीद कर 10 मिनट में वापस आता हूं। मेरे बाहर जाते ही जब दरवाजा बंद हुआ, तब जाकर उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई और वो कमजोरी के मारे चुपचाप पानी में और नीचे खिसक गई। ठीक 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। मैं बिल्कुल टाइम पर वापस आ गया था। मेरे हाथ में सी फूड से भरी एक टोकरी थी और 2 बोतलें थीं जिनमें लिक्विड भरा था, एक लाल और एक नीला। मैंने कहा, इतना तुम्हारे लिए काफी होगा। मैंने सी फूड को जमीन पर रख दिया और उसे वो लाल लिक्विड वाली बोतल पकड़ा दी। मैंने पूछा, लो, तुम्हें यही चाहिए था ना? वो सहज रूप से थोड़ा पीछे हट गई और उस बोतल को बहुत ध्यान से देखने लगी। उसकी धुंधली आंखों को बस लाल रंग का एक धब्बा दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, ये क्या है? मैंने बिल्कुल सपाट लहजे में जवाब दिया, इंसान का खून। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें यही चाहिए। खून की तेज गंध जैसे ही उसकी नाक तक पहुंची, जांग रुओक्सू के नुकीले दांत अपने आप बाहर आ गए और उसकी जीभ अनजाने में ही अपने होठों को चाटने लगी। इस बार उसने कोई शराफत नहीं दिखाई। उसने झटके से मेरे हाथ से बोतल छीनी, अपना सिर पीछे किया और एक ही सांस में पूरा खून पी गई। बोतल हटाकर उसने कहा, ये खून कब का मरा हुआ है? इसका स्वाद बहुत खराब है। मैंने अपनी नोटबुक में ये पॉइंट दर्ज करते हुए कहा, ये एक दूसरी लैब से लाया हुआ कुछ महीने पुराना ब्लड बैग है। मैंने डायरी में लिखा, जलपरियां खून की ताजगी को तुरंत पहचान सकती हैं। मैंने कागज और पेन को एक तरफ रखा और सी फूड से भरी पूरी टोकरी को बाथटब के अंदर डाल दिया। कई महीने पुराना है, इसीलिए इसका स्वाद ऐसा लग रहा है। उसने खाली बोतल को लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया और भूखे भेड़िए की तरह उस सी फूड पर टूट पड़ी। खाते खाते उसने मेरी तरफ देखा। उसकी जीभ धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर लगे खून को चाट रही थी। उसने पूछा, तुमने मुझे ये सब खिलाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ताकत आते ही मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी? मैंने उसकी इस धमकी को पूरी तरह से इग्नोर किया और बस उसके खाने के तरीके और स्पीड को रिकॉर्ड करता रहा। जोंग रुओक्सू के हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे। उसने देखते ही देखते टोकरी का सारा सी फूड खत्म कर दिया। उसके मुंह के कोनों पर खून के धब्बे लगे हुए थे, जो उसकी खतरनाक खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। अब मैंने उसे वो नीले रंग का लिक्विड थमाया, जो असल में एक खास रेशियो में तैयार किया गया सोडियम क्लोराइड का घोल था, ताकि वो बिल्कुल समुद्र के पानी जैसा लगे। मैंने कागज पर लिखे नोट्स को देखते हुए पूछा, तुम्हें मीठा पानी पसंद है या समंदर का खारा पानी? दरअसल मेरा टेस्ट ये था कि क्या जलपरियों की बॉडी को नमक की जरूरत होती है या नहीं। उसने उस नीले लिक्विड को उठाया, बोतल के मुंह के पास ले गई और उसे सूंघा। जैसे ही समंदर जैसी जानी पहचानी नमकीन गंध उसकी नाक में गई, वो अंदर तक कांप उठी। ये बिल्कुल उसके घर, यानी समंदर जैसी महक थी। उसने इतने लंबे समय से इस खुशबू को महसूस नहीं किया था। जियांग रोकसू कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो गई। फिर उसने अपना सिर पीछे झुकाया और एक ही घूंट में सारा लिक्विड पी गई। वो नमकीन स्वाद उसकी पूरी जीभ पर फैल गया। अब वो बाथटब के किनारे से टिककर बैठ गई थी। उसके गीले चांदी जैसे बाल उसके कंधों से चिपके हुए थे और पेट में खाना पहुंचने के बाद उसका चेहरा पहले से काफी बेहतर लग रहा था। तभी जियांग रोकसू अचानक गंभीर होकर बोली, आप मुझसे आखिर चाहते क्या हैं? उसने मासूमियत से लेकिन मुझे चुनौती देने वाले लहजे में कहा, डीएनए निकालने के लिए किसी को जिंदा रखने की जरूरत नहीं होती। आप चाहें तो मुझे मारकर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं जिंदा रही तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगी। मैंने उसकी इस उकसाने वाली बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया और बाहर जाने के लिए मुड़ गया। चलते चलते मैंने कहा, यहां से भागने के बारे में सोचना भी मत। बाहर सिक्योरिटी गेट लगा हुआ है। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे बाथरूम से बाहर निकल आया और मेरे पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी।
जियांग रुओक्सु वहीं ठिठक गई और तब तक ध्यान से सुनती रही जब तक कि मेरे कदमों की आहट पूरी तरह गायब नहीं हो गई। उसने कुछ पल का इंतजार किया ताकि वो पक्का कर सके कि मैं सचमुच जा चुका हूं, और फिर वो धीरे से बाथ टब में उठकर बैठ गई। वो बुदबुदाई, अगर मैं यहां से भागूंगी नहीं तो क्या आप मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि मैं चुपचाप बैठकर आपके वापस आने और अपनी चीर फाड़ करवाने का इंतजार करूं? तुम्हें क्या लगता है कि एक मामूली सा एक्सेस कंट्रोल गेट मुझे यहां कैद करके रख सकता है? उसने अपने बुरी तरह जख्मी शरीर को बाथटब से बाहर घसीटते हुए सोचा। जांग रुओक्सु उस असहनीय दर्द को झेलती हुई आगे बढ़ती रही और आखिरकार एक कसकर बंद दरवाजे के पास पहुंची। उसने पूरे जोर से उसे धक्का दिया, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वहां एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगा था। लेकिन जलपरियों की एक खूबी होती है, वे नेचुरली बिजली के प्रति बहुत सेंसिटिव होती हैं। उसने अपने नुकीले नाखूनों को एक्सेस कंट्रोल पैनल के गैप के अंदर घुसा दिया, और जैसे ही उसने एक जोरदार झटका दिया, पैनल से चिंगारियां निकली और लॉक खुल गया। बाहर एक लंबा कॉरिडोर था जिसके आखिरी छोर पर रोशनी दिख रही थी। वही बाहर निकलने का रास्ता था। वो अपनी बची कुची पूरी ताकत लगाकर जमीन पर रेंगने लगी, जिससे उसकी पूंछ के घिसटने की वजह से फर्श पर पानी की एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर बनती जा रही थी। पूरे 5 घंटे तक उसे यही लगा कि वो बस आजाद होने ही वाली है। लेकिन तभी इमरजेंसी सीढ़ियों के पास उसकी टक्कर सीधे मुझसे हो गई। मैं अभी अभी ऊपर लौट रहा था। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके सामने नीचे बैठा। मेरी आवाज में कोई हड़बड़ाहट या गुस्सा नहीं था। मैंने कहा, अगर तुम इसी तरह पागलों की तरह भागती रहोगी तो तुम्हारे सारे घाव फिर से खुल जाएंगे। जियांग रुओक्सु के शरीर में अब रत्ती भर भी ताकत नहीं बची थी। वो पूरी तरह हताश होकर दीवार के सहारे टिक गई और चीखी, मुझे हाथ मत लगाना। मैं तुम्हारी लैब का चूहा बनने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। वो 5 घंटे से लगातार भागने की कोशिश कर रही थी, फिर भी वो इस एक अदद बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाई थी। मेरा चेहरा अब भी बिल्कुल शांत था। मैंने चुपचाप अपनी जेब से बेहोशी की एनेस्थीसिया की एक शीशी निकाली और पूछा, क्या तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन चाहिए? बेहोशी शब्द सुनते ही वो अंदर से पूरी तरह टूट गई। उस ठंडी सुई के चुभने और नसों में फैलने वाले उस सुन्नपन को याद करके जियांग रुओक्सु थर थर कांपने लगी और रोते हुए रहम की भीख मांगने लगी। नहीं, प्लीज नहीं, मैं एक अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी, मुझे इंजेक्शन मत देना। अगले ही पल मैंने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। डर के मारे जियांग रुओक्सु सहज रूप से मुझसे लिपट गई। उसका पूरा शरीर अभी भी कांप रहा था। मैंने चलते चलते उससे कहा, लेजर मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, बिना चीरफाड़ वाली लेजर सर्जरी होगी, जिसमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। इसके बाद अगले 6 घंटे तक तुम्हें रोशनी से दूर रहना होगा और तुम मुझे छू भी नहीं सकती, समझी? जोंग रुओक्सु ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह गई। उसकी आवाज आंसुओं से भारी हो चुकी थी। तो उसके बाद क्या? आप मेरे ऊपर और कौन-कौन से एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं? मेरी आवाज हमेशा की तरह ठंडी और सपाट थी। जैसा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मेरा मकसद सिर्फ रेगुलर बेसिस पर तुम्हारे सेलुलर डीएनए और दर्द बर्दाश्त करने के लेवल को चेक करना और उसका डेटा इस्तेमाल करना है। बस उतना ही। मैंने जियांग रुओक्सु की बातों को अनसुना कर दिया और उसे ले जाकर ठंडी ऑपरेशन चेयर पर लिटा दिया। वो तुरंत छटपटाने लगी और रोते हुए बोली, तुम इंसान हमेशा यही कहते हो। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हैं? मैंने बस अपनी भौहें चढ़ाईं। तुम्हारा मूड इतनी जल्दी बदल जाता है? क्या सारी जलपरियां इतनी नखरीली होती हैं? जियांग रुओक्सु ये सुनकर एकदम सन्न रह गई। फिर उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी आवाज एकदम धीमी और आंसुओं से भरी थी। ये सब तुम इंसानों की ही देन है। उसने खुद पर ही कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, अगर आपने मुझे यहां पनाह ना दी होती तो मैं अब तक मर चुकी होती। शायद मर जाना इससे कहीं बेहतर होता। लेकिन मैंने उसकी इन रोने धोने वाली बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी। अगले ही पल मैंने अपना एक हाथ उसकी गर्दन पर टिकाकर उसे थोड़ा सपोर्ट दिया ताकि वो हिले नहीं।
लेजर मशीन के चालू होने की आवाज गूंजी और जांग रुओक्सू का पूरा शरीर डर के मारे तन गया। किसी के कंट्रोल में होने के इस जाने पहचाने एहसास ने उसकी सांसें तेज कर दी थीं। वो बुरी तरह छटपटाने लगी, पर चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में अपना आखिरी सवाल पूछा, क्या क्या सच में दर्द नहीं होगा? मैंने बिल्कुल शांत रहकर कहा, तुम्हारी आंखों में दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स नहीं होते। इस सर्जरी से तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगा। मेरे मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि लेजर की एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। जोंग रुओक्सू की धड़कनें जैसे एक पल के लिए रुक सी गईं। वो उस भयानक असहनीय दर्द का इंतजार कर रही थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय उसे अपनी आंखों के पास एक अजीब सी हल्की गर्माहट महसूस हुई। दर्द का तो नामो निशान तक नहीं था। उसे अपनी ही फीलिंग्स पर यकीन नहीं हो रहा था। उस पुरानी लैब के टेक्नीशियंस भी हमेशा यही कहते थे कि दर्द नहीं होगा, पर हर बार वे उसे नर्क जैसा दर्द देते थे। तो क्या सामने खड़ा यह आदमी सच कह रहा था? अभी वो इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि मेरी ठंडी आवाज फिर से गूंजी, लो, सर्जरी पूरी हो। मैंने तुरंत उसे होल्ड करना बंद किया और बहुत सलीके से उसकी आंखों पर एक मुलायम पट्टी बांध दी। जांग रू ओक्सू जैसे जम सी गई। उसने यकीन न होने की हालत में हवा में हाथ हिलाकर दिया। मैंने बिना समय गवाए उसे दोबारा अपनी बाहों में उठाया और सीधे बाथरूम की तरफ चल दिया। लेकिन इस बार जब मैंने उसे करीब से पकड़ा, तो उसके शरीर से आने वाली उस अजीब सी गंध ने मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल पैदा कर दिया। मैंने उसे ले जाकर वापस बाथटब में बिठाया, शावर ऑन किया और कहा, तुम बहुत गंदी हो रही हो। तुम्हें ठीक से साफ होना पड़ेगा, वरना घाव ठीक होने और तुम्हारी स्किन के दोबारा उगने में दिक्कत। ये सुनते ही जियांग रुओक्सू का जो हौसला अभी अभी थोड़ा बढ़ा था, वो पल भर में चकनाचूर हो गया। स्किन का दोबारा उगना? नहीं, उसके वो नोचे हुए शल्क कभी वापस नहीं आने वाले थे। शल्क उतारे जाने की वे यादें उसके जीवन की सबसे खौफनाक और दर्दनाक यादें थीं। उसका एक एक शल्क उसकी नसों और खून की नलिकाओं से जुड़ा हुआ था, जिसे उन डॉक्टरों ने जिंदा ही उसकी बॉडी से नोचकर अलग कर दिया था। उसने डर कर सहज रूप से अपनी उस जख्मी पूंछ को समेटने की कोशिश की, जिस पर वे बड़े बड़े और भयानक घाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने बस समझदारी में सिर हिलाया। ओह, तो इसका मतलब जो शल्क एक बार जबरदस्ती उखाड़ दिए जाएं, वे दोबारा कभी नहीं उगते। मेरा लहजा इतना शांत था, मानो मैंने अभी अभी कोई नई और काम की बात सीखी हो। फिर मैंने अपनी फर्स्ट एड किट निकाली, कॉटन को दवा में डुबोया और सीधे उसकी पूंछ के जख्मों पर लगा दिया। उस ठंडी दवा के लगते ही घाव में तेज जलन होने लगी। जियांग रुओक्सू दर्द के मारे कराह उठी। हिस! उसने तुरंत अपने दांत भींच लिए। वो मेरे सामने अपनी कमजोरी बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती थी। उसने दर्द से तड़पते हुए कहा, दवा थोड़ा धीरे लगाओ। लेकिन मेरे शब्द हमेशा की तरह ठंडे और बेअसर रहे। तुम अब तक की सबसे ज्यादा नखरे दिखाने वाली और असहयोगी एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट हो, लेकिन तुम्हारे जीन्स सचमुच बहुत खास हैं, इसीलिए। ये सुनते ही जियांग रोक्सू का दिल बैठ गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंजने लगी, खास? मैं इसके लिए खास कैसे हूं? ये मेरे साथ अब क्या करने वाला है? जलपरियों के जीन्स बहुत स्टेबल होते हैं। उनकी पूंछ और बाल हमेशा से नीले ही रहे हैं। मैंने तुम्हारे जैसी चांदी के बालों और चांदी की पूंछ वाली जलपरी पहली बार देखी है। मेरे ये शब्द किसी तेज चाकू की तरह जियांग रोक्सू के सबसे गहरे घावों को भेद गए। उसके शरीर में एक हल्की सी कंपकंपी हुई और उसने अचानक अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया। ये सब सिर्फ उसके चांदी जैसे बालों की वजह से था। क्या बाकी सबसे अलग होना ही उसके लिए मौत का कारण बन गया था? लेकिन मैं उस वक्त बस एक कॉटन स्वैब से बड़ी सावधानी से उसके जख्मों को साफ कर रहा था। मैंने उससे कहा, तुम्हारा यह केस वाकई बिल्कुल अनोखा है। ऐसा पहले भी हो चुका है। जांग रोक्सू की आवाज निराशा और करवाहट से कांप रही थी। इसीलिए तुम इंसान मुझे कभी आजाद नहीं छोड़ोगे। तभी मैंने अपनी मेडिकल किट से एक मरहम निकाला। मैं उसके सबसे बड़े घाव पर पट्टी बांध रहा था और साथ ही साथ उसे समझा भी रहा था। जीन्स का यही अंतर,
प्रजातियों के इवोल्यूशन और रिसर्च को आगे बढ़ाता है। जियांग रुओक्सू ने अपनी भौहें चढ़ाईं और एक ठंडी कड़वी हंसी हंसते हुए बोली, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत यह है कि तुम बस अपनी रिसर्च की भूख को शांत करना चाहते हो। मैंने बिना किसी झिझक के सीधे सीधे स्वीकार कर लिया। मुझे वाकई अनजान चीजों की खोज करना पसंद है और तुम मेरे लिए एक बहुत ही यूजफुल एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट हो। यूजफुल? जियांग रुओक्सू के होठों पर एक कड़वी और अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूरी ताकत से मेरी कलाई को जकड़ लिया। उसने मुझसे पूछा, जब मैं आपके किसी काम की नहीं रहूंगी तब आप क्या करेंगे? क्या आप भी मुझे उसी कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे जहां से उठाकर लाए हैं? लेकिन मेरे चेहरे पर घबराहट का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तक मेरी रिसर्च में तुम्हारा कोई महत्व है, मैं पक्का करूंगा कि तुम्हें खरोंच तक ना आए। अगले ही पल मैंने बहुत आसानी से झटका देकर अपनी कलाई उसकी पकड़ से छुड़ा ली और उसका हाथ हटा दिया। और एक बार जब मेरी रिसर्च पूरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें वापस समंदर में भेजने पर विचार कर सकता हूं। वापस समंदर में भेज दोगे? जियांग रोक्सू पहले तो ये सुनकर चौंक गई, पर अगले ही पल वो पागलों की तरह हंसने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लूंगी? मैं किसी इंसान की एक भी बात पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। तभी उसने गुस्से में अपनी पूंछ से पानी पर जोर का थप्पड़ मारा, जिससे पानी की एक तेज बौछार सीधे मेरे चेहरे पर आ गिरी। मैंने बिना गुस्सा हुए चुपचाप तौलिए से अपने चेहरे और आंखों के आसपास का पानी पोंछा। मेरा लहजा अब भी बिल्कुल शांत और न्यूट्रल था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी आंखों की पट्टी खुलने और रोशनी ठीक होने का इंतजार है। उसके बाद ही मैं अपना अगला एक्सपेरिमेंट शुरू करूंगा। उसके होठों से एक धीमी सी गुर्राहट निकली। मुझे तुम्हारी झूठी दया की कोई जरूरत नहीं है। और उसने अपनी पूंछ को पानी में फिर से झटका। हालांकि मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, भले ही पानी के छींटे सीधे मेरे ऊपर आकर गिर रहे थे। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी भावनाएं बहुत ज्यादा अस्थिर हैं। मैंने धीरे से अपनी जेब से एक ट्रैंक्विलाइजर, शांत करने वाली दवा की शीशी निकाली। तुम्हें अब आराम करना चाहिए। मैं यहां और ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने आगे बढ़कर जियांग रुओक्सू की बांह पकड़ी और ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन सीधे उसकी बॉडी के सटीक पॉइंट पर लगा दिया। जैसे ही वो ठंडी सुई उसकी त्वचा में चुभी, वैसे ही वो जानी पहचानी सुन्नता तुरंत उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। जियांग रुओक्सू का शरीर अचानक एकदम सुस्त पड़ गया और उसका छटपटाना कमजोर होता चला गया। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से केवल सिसकियां ही निकल पा रही थीं। उसके साथ फिर वही हो रहा था। जियांग रुओक्सू के चेहरे से आंसू अनियंत्रित होकर बहने लगे, जिससे उसकी आंखों पर बंधी वो सफेद पट्टी पूरी तरह भीग गई। उसे उन पुरानी प्रयोगशाला के डॉक्टरों की याद आ रही थी। हर बार जब वो उनकी बात नहीं मानती थी, तो वे उसे इसी तरह ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन ठोक देते थे और उसे एक मरी हुई मछली की तरह इस्तेमाल करते थे। जांग रुओक्सू ने एक पल के लिए सोचा था कि शायद मैं कुछ अलग हूं, लेकिन मैं भी दूसरों से अलग नहीं निकला। उसके लिए सब झूठे थे। पूरी तरह बेहोश होने से पहले उसे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। धड़, 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 मानो उसकी मौत की घंटी बज रही हो। मैंने सिरिंज को लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया और उस बेहोश पड़ी जलपड़ी की तरफ दोबारा देखे बिना अपने काम में लग गया। मेरी नजरें अब सिर्फ अपने बाकी एक्सपेरिमेंट्स पर टिकी थीं। मैं बुदबुदाया, रुको, मेरा ज़ेब्रा फिश का भ्रूण कहाँ रख दिया मैंने? कुछ घंटों बाद जियांग रुओक्सू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। चारों तरफ अब भी वही गहरा अंधेरा छाया हुआ था। वो लानत इंसान। उसके सीने में मेरे लिए नफरत फिर से उबलने लगी थी। तभी कमरे में एक आवाज हुई। मैंने कहा, तुम जाग गई हो? मैं अपना मेडिकल इक्विपमेंट लेकर अंदर आया और उसकी लाइट सीधे जियांग रुओक्सू की आंखों की तरफ की। मॉनिटर पर नॉर्मल डेटा देखते हुए मेरे चेहरे पर एक संतुष्टि की झलक आई। लगता है रिकवरी काफी अच्छी हो रही है। चलो, अब मैं तुम्हारी आंखों की पट्टियां हटाने में मदद करता हूं।
ये सुनते ही जियांग रुओक्सू का दिल जोर से धड़क उठा। क्या मैं सच में फिर से देख पाऊंगी? भले ही वो मुझसे बेइंतहा नफरत करती थी, लेकिन अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने की उसकी इच्छा इस वक्त सबसे ऊपर थी। मैंने बहुत आराम से उसके चेहरे पर बंधी पट्टी को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। पट्टी हटते ही कमरे की हवा से उसकी पलकों को एक ठंडक का एहसास हुआ, जबकि पलकों से छनकर आने वाली रोशनी थोड़ी गर्म और चुभने वाली थी। जांग रोक्सू ने बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो धुंधली रोशनी और सामने दिख रही परछाइयां अब साफ होने लगी थीं। आसपास की चीजें और रंग धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहे थे। छत, दीवारों की टाइलें और अंत में उसकी नजरें सीधे मेरे भावहीन चेहरे पर आकर टिक गईं। उसने मुझे बहुत ध्यान से घूरा। उसकी वे चमकीली नीली आंखें अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं, लेकिन उनमें मेरे लिए कोई एहसानमंद होने का भाव नहीं था, बल्कि उसके मन में एक ठंडी और बेहद जटिल भावना छा गई। मैंने अपनी जेब से एक पेनलाइट निकाली और उसकी आंखों की रोशनी चेक करने के लिए उसके सामने घुमाई। पेन की रोशनी देखते ही जोंग रुओक्सू ने तुरंत अपनी नजरें धुंधली कर ली और अपनी नीली आंखों को फिर से ऐसा बना लिया मानो वे बिल्कुल खाली और बेजान हों, जैसे उसे अभी भी कुछ दिखाई न दे रहा हो। वो अपनी कर्कश आवाज में जानबूझकर उदासीनता दिखाते हुए बोली और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। वो किसी भी कीमत पर मुझे ये नहीं बताना चाहती थी कि सर्जरी पूरी तरह कामयाब रही है। उसे डर था कि जैसे ही मुझे पता चलेगा, मैं तुरंत अपना अगला एक्सपेरिमेंट शुरू कर दूंगा। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो मुझ पर कोई एहसान नहीं जताने देगी। थैंक यू कहना तो बहुत दूर की बात है। आखिरकार मैंने भी तो उसे बेहोश करने का इंजेक्शन दिया था। मैं भी बाकी डॉक्टरों जैसा ही तो था। उसके होठों के कोने पर एक ठंडी, तंज भरी मुस्कान आई और उसने मुझसे कहा, तुम्हारी ये सर्जरी फेल हो गई। लगता है तुम भी कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं हो। हालांकि मैंने उसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय बस अपने इक्विपमेंट के डेटा पर एक नजर डाली और बड़ी आसानी से उसका झूठ पकड़ लिया। मैंने बिल्कुल शांत रहकर कहा, तुम्हारी आंखें लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं, सो मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। अपना झूठ पकड़े जाने पर जियांग रुओक्सू ने अंधा होने का नाटक करना बंद कर दिया। उसने कड़क कर कहा, हं, तो क्या हुआ अगर आंखें ठीक हो गई हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके लिए तुम्हारी आभारी रहूंगी? मैंने डेटा नोट करने के लिए अपनी डायरी उठाई और कहा, मुझे तुम्हारी किसी कृतज्ञता या थैंक यू की जरूरत नहीं है। मुझे बस अपनी रिसर्च में तुम्हारा पूरा कोऑपरेशन चाहिए। ये कहते कहते मैं अचानक रुक गया, डायरी से सिर उठाया और सीधे उसकी तरफ देखते हुए पूछा, वैसे क्या तुम अपनी इस मछली वाली पूंछ को इंसानी पैरों में बदल सकती हो? ये सुनते ही जियांग रुओक्सू ने घबराकर अनजाने में ही अपनी पूंछ को बाथटब के पानी में पीछे की तरफ छिपा लिया। मैं उसे अपनी आगे की पूरी प्लानिंग क्यों बताता, लेकिन मेरा यह जवाब उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने नफरत से मुझे देखा, जैसे कह रही हो, तुम इंसान आखिर करना क्या चाहते हो? पर मैंने उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय बस अपना डेटा रिकॉर्ड करना जारी रखा। कुछ देर बाद मैंने लिखना बंद किया। मैंने उसकी तरफ देखा। बात नहीं करनी? कोई बात नहीं, चलो दवा लगाने का काम पूरा करते हैं। जैसे ही घाव ठीक करने वाली ठंडी दवा उसकी पूंछ को छुई, जियांग रोकसू सहज रूप से थोड़ा झिझक गई। उसकी पूंछ हल्की सी फड़की। उसने नीचे झुककर मेरे चेहरे को देखा। मेरा पूरा ध्यान पूरी तरह से दवा लगाने पर टिका था। उसे सचमुच कुछ समझ नहीं आ रहा था। बचपन से ही उसके इन चांदी जैसे बालों की वजह से उसके अपने कबीले ने उसे बाहर निकाल दिया था, और उसके बाद जब वो इंसानों के हत्थे चढ़ी तो उन्होंने क्रूर एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसे कैद कर लिया और उसके शरीर की एक एक बूंद निचोड़ ली। उसकी पूरी जिंदगी में केवल शोषण और दर्द ही था। उसे कभी किसी ने बिना किसी मतलब के नहीं छुआ था। वो आखिरकार अपनी उलझन रोक नहीं पाई और मुझसे बोली, तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? हम्म? मैंने बिल्कुल शांत भाव से पूछा और बहुत सावधानी से जख्म पर दवा लगाता रहा। उसने मेरी तरफ अपनी आंखें टिका दी। मैंने घाव पर थोड़ी और दवा गिराई और कहा, मैंने कहा ना, तुम मेरे लिए एक बहुत ही यूजफुल एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट साबित होगी। एक और रिसर्च प्रोजेक्ट? जियांग रुओक्सू ये बुदबुदाई
और अचानक पानी से थोड़ा बाहर निकलकर मेरे और करीब झुक गई। उसके गीले चांदी जैसे बाल मेरी बाह पर आकर लटक रहे थे। उसने बहुत ही मोहक और रहस्यमयी अंदाज में मुझसे पूछा, तो तुम जानना चाहते हो कि एक जलपरी के आंसू क्या कर सकते हैं? वो असल में मेरी इस शांत शक्ल के पीछे छिपे इंसानी लालच को बाहर निकालना चाहती थी। और सच में, उसकी ये बात सुनते ही मेरी आंखों में एक चमक आ गई। जिज्ञासा के मारे मैंने तुरंत अपनी नोटबुक उठा ली। उसने अपनी नीली आंखों को सिकोड़ा और जानबूझकर रुकते हुए कहा, जलपरी के आंसू हवा में आते ही मोतियों में बदल जाते हैं, जानते हो? बोलते बोलते उसने जोर देकर अपनी आंख से एक आंसू निचोड़ा। वो आंसू जैसे ही उसकी आंख से गिरा, हवा के संपर्क में आते ही जम गया और टब के किनारे पर टपक कर एक चमकीला चांदी जैसा सफेद मोती बन गया। ये देखकर मेरी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। ये सचमुच एक अद्भुत नजारा था। मैंने तुरंत चिमटी उठाई, उस मोती को पकड़ा और स्कैनिंग बॉक्स में रख दिया। मैं इस काम में माहिर था। मशीन ने तुरंत उस मोती की केमिकल कॉम्पोजिशन दर्ज करना शुरू कर दिया। डेटा के मुताबिक ये साधारण मोतियों से बहुत अलग नहीं था, लेकिन इसके बनने की स्पीड इंसानी कल्पना से कहीं ज्यादा तेज थी। जांग रुओक्सु इस दौरान लगातार मेरे चेहरे को नोटिस कर रही थी। जब उसने मुझे उस मोती की स्टडी में पूरी तरह डूबा हुआ देखा, तो उसके होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन सोच रही थी, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसकी आंखों का इलाज करना, इसके जख्मों पर दवा लगाना, ये सब सिर्फ एक नाटक था ताकि मैं ठीक हो सकूं और इसे जलपरी के आंसू दे सकूं। उस पुरानी लैब के टेक्नीशियंस भी तो इसी कीमती चीज की खातिर उसे रुलाने के लिए हर मुमकिन हथकंडा अपनाते थे। दर्द, खौफनाक दवाइयां और न जाने क्या क्या। उन डॉक्टरों ने सुई से सीधे उसकी टीयर डक्ट्स आंसू नलिकाओं को छेद दिया था। इसी वजह से वो अंधी हो गई थी। जांग रुओक्सु धीरे धीरे पानी की तलहटी में डूबने लगी। उसके नाखून उसकी हथेलियों में कसकर धंसे हुए थे। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में गहरा व्यंग और बेइंतहा नफरत भरी थी। वो पागलों की तरह हंसते हुए तीखी आवाज में चिल्लाई, क्यों? बहुत दिलचस्पी है इसमें? और मोती चाहिए तुम्हें? तुम सब इंसान एक जैसे हो। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा और उसकी मछली की पूंछ पानी में ऊपर की ओर मुड़ गई। मुझे रुलाना चाहते हो? कैसे रुलाओगे? मेरी आंखों में फिर से सुई चुभोकर, या मेरी आंसू नलिकाओं को दवाओं से टॉर्चर करके? उसकी आवाज और तेज हो गई और उसने अपनी पूंछ को जोर से पानी पर पटका, जिससे पानी की एक बहुत बड़ी फुहार सीधे मुझ पर उछली। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरी टीयर डक्ट्स उन लोगों ने बहुत पहले ही पूरी तरह बर्बाद कर दी थी। अब अगर तुम मेरी आंखें फिर से निकाल भी लोगे ना, तो भी एक दो बूंद से ज्यादा आंसू नहीं निकलने वाले। बीप, बीप, बीप। लैब के इंस्ट्रूमेंट्स ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया। मैंने जल्दी से अपने इक्विपमेंट्स को बचाया, लेकिन फिर भी पानी के छींटे मेरे कपड़ों पर आ ही गए। मैंने अपनी भौहें चढ़ाईं और ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें शांत रहना होगा। बिना एक भी पल गवाए मैंने एक नई सिरिंज निकाली, जिसमें 15 मिलीग्राम बेहोशी की दवा भरी हुई थी। शांत हो जाऊं? जांग रुओक्सु बाथटब में बेतहाशा छटपटाने लगी। उसकी आंखों से अभी भी पानी बह रहा था और वो मेरे हाथ में पकड़ी सिरिंज को फटी आंखों से देख रही थी। मैं शांत क्यों रहूं? तुम इंसान तो बस मुझे चोट पहुंचाना और इस्तेमाल करना जानते हो। लेकिन मेरी तकनीक बेहद सटीक और तेज थी। मैंने तुरंत उसकी नस ढूंढी और सीधे उसकी बॉडी में बेहोशी की दवा का इंजेक्शन लगा दिया। मैंने कहा, लगता है मैंने तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल को कुछ ज्यादा ही कम आंका था। दवा का इंजेक्शन लगते ही जांग रुओक्सु का शरीर जोर से कांपने लगा। उसने आखिरी बार छटपटाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंगों की ताकत पल भर में खत्म हो गई और उसकी नीली मछली की पूंछ बेजान होकर पानी में लटक गई। तुम? उसकी आवाज एकदम लड़खड़ा गई और उसकी आंखें बेजान होने लगीं। एक बार फिर वही बेहोशी की दवा। उसकी चेतना धीरे धीरे उसके शरीर से दूर होती चली गई और वही जानी पहचानी सुन्नता उसके पूरे शरीर में फैल गई। वो हिल नहीं सकती थी, विरोध नहीं कर सकती थी और केवल असहाय होकर सब देख रही थी। जांग रुओक्सु की दृष्टि धीरे धुंधली होती गई, ठीक वैसे ही जैसे पहले अनगिनत बार हुआ था। मेरी शक्ल उसके लिए एक सफेद धुंध जैसी होने लगी थी और उसकी आंखों से अनियंत्रित रूप से आंसू बहने लगे, जो पानी में गिरते ही चमकीले मोतियों में बदल रहे थे।
वो बेहोश होते होते सोच रही थी। मुझे पता था, सब एक जैसा ही है। जांग रुओक्सू की पलकें भारी होती जा रही थीं। अंधेरे में डूबने से पहले उसने आखिरी बार मुझे देखा। मैं नीचे झुका और चिमटी से उन मोतियों को एक-एक करके उठाने लगा। सचमुच, वे बहुत ही कीमती और दुर्लभ मोती थे। शायद इसी वजह से इस दुनिया में कोई भी उसके साथ कभी इंसान जैसा बर्ताव नहीं करेगा। सबके लिए वो बस एक औजार थी, मोती बनाने की एक मशीन, एक ऐसा जरिया जिसका इस्तेमाल सिर्फ रिसर्च और पैसों के लिए किया जा सकता था। वो बस एक एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट थी। जियांग रुओक्सू के पूरी तरह शांत होकर बेहोश हो जाने के बाद मैंने अपनी किट से 200 सीसी की एक बड़ी सिरिंज निकाली। उसकी शारीरिक स्थिति अभी भी काफी अस्थिर थी, इसलिए मैंने तय किया कि पहली बार में सिर्फ 50 सीसी खून ही निकालूंगा। मैंने सुई को उसकी पूंछ पर मौजूद एक खास ब्लड वेसल में चुभा दिया। मशीन से स्कैनिंग के वक्त इसी ब्लड वेसल ने बहुत तेज एनर्जी रिएक्शन दिखाया था। देखते ही देखते गाढ़ा नीला खून धीरे धीरे सिरिंज के अंदर भरने लगा। बेसिक जीन सीक्वेंसिंग के लिए 50 सीसी खून काफी था। मैंने सिरिंज को ऊपर उठाकर रोशनी के सामने देखा। उस नीले खून में एक अजीब सी अनोखी चमक थी, ठीक वैसे ही जैसे गहरे समंदर की गहराइयों में कोई ऑर्किड का पौधा चमकता है। मैंने उसके पीले पड़ चुके चेहरे की तरफ देखा और खुद से ही बुदबुदाया। इसके खून में कॉपर के कणों की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो हीमोसाइनिन को ऑक्सीजन कैरियर के रूप में इस्तेमाल करता है। थ्योरी के हिसाब से किसी रीढ़ की हड्डी वाले जीव में ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन इसके पास दो तरह के खून हैं, नीला खून और लाल खून। आखिर ये नीला खून आता कहां से है? ये लाल खून से अलग कैसे होता है? ये इसके दिल से होकर कैसे गुजरता है और पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है? ये सचमुच हैरान कर देने वाला है। मेरे पास घर पर कोई प्रोफेशनल सेंट्रीफ्यूज मशीन नहीं थी, पर इससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। मैंने तुरंत एक कांच की स्लाइड निकाली, उस पर नीले खून की एक बूंद टपकाई और उसे अपने पोर्टेबल माइक्रोस्कोप के नीचे सेट कर दिया। अगले ही पल कंप्यूटर की स्क्रीन पर खून का एक बारीक माइक्रोस्कोपिक व्यू उभर आया। उसे देखते ही एक पल के लिए मेरी सांसें थम सी गईं। वे नीली ब्लड सेल्स गोल नहीं थी, बल्कि अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी और बहुभुज शेप की थीं। उनकी सतह पर किसी सर्किट बोर्ड की तरह सुनहरी नसें फैली हुई थीं, जिनमें से हल्की सी चमक निकल रही थी। पर मेरे लिए इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उन सेल्स के चारों तरफ नैनो रोबोट्स जैसी बेहद बारीक संरचनाएं तैर रही थीं, जो लगातार खराब होने वाली सेल्स की मरम्मत करने में जुटी थीं। इसकी टेलोमेरेज एक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई थी, यानी इसकी सेल्स की खुद को ठीक करने की क्षमता हम इंसानों से कहीं ज्यादा आगे थी। मैंने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और बिना वक्त गवाए तुरंत स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर मैंने एक खास टेस्ट स्ट्रिप निकाली और उसे उस नीले खून में डुबो दिया। कुछ ही सेकंड्स में टेस्ट स्ट्रिप पर एक चमकती हुई पट्टी उभर आई, जिससे साफ पता चल रहा था कि इसमें SRY जीन सीक्वेंस मौजूद है, लेकिन इंसानों से इसकी समानता 40% से भी कम थी। मेरी आंखों में एक अजीब सा मिक्स रिएक्शन था। एक तरफ बेहद एक्साइटमेंट था, तो दूसरी तरफ हल्का सा दर्द। मैंने सारा डेटा कंप्यूटर में सेव किया और मुड़कर बेहोश पड़ी जियांग रुओक्सू को देखने लगा। इस जलपरी के जीन्स वाकई कमाल के थे। अगर इसके सारे सीक्रेट्स खुल गए, तो हमारे ड्रैगन साम्राज्य की टेक्नोलॉजी की तरक्की में यह बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता था। कुछ देर बाद जियांग रुओक्सू को फिर से होश आ गया। आंख खुलते ही उसने खुद को एक्सपेरिमेंट टेबल पर बंधा हुआ पाया, जहां वो चाहकर भी हिल-डुल नहीं सकती थी। घबराहट ने उसे फिर से घेर लिया। वो बुरी तरह छटपटाते हुए चीखी, तुमने तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे यहां से छोड़ो, मुझे आजाद करो। लेकिन मैंने बिना किसी हड़बड़ाहट के उदासीनता से अपना सिर घुमाया और कहा, लो, तुम जाग गई। मैंने अभी अभी रुके हुए सेंट्रीफ्यूज से एक सैंपल निकाला और आगे कहा, मैं बस एक नॉर्मल चेकअप कर रहा हूं, तुम्हें इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। जियांग रुओक्सू ने सुलगती हुई आंखों से मुझे घूरा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उसने कड़वे और व्यंग्य भरे लहजे में कहा, एक नॉर्मल चेकअप? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन कर लूंगी? वो खुद को उन बेड़ियों से छुड़ाने के लिए और बेताबी से छटपटाने लगी। लेकिन अगले ही पल मैंने आगे बढ़कर उसकी हथकड़ी खोल दी और उसे सीधे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। मैंने कहा, चेकअप पूरा हो चुका है, क्या तुम्हें भूख लगी है? जियांग रुओक्सू का पूरा शरीर एक पल के लिए एकदम अकड़ गया और फिर
वो मेरी बाहों में और भी जोर से छटपटाने लगी। मुझे नीचे उतारो, मुझे छोड़ दो। वो लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अपनी पूंछ को बाथटब के पानी में बेतहाशा छटपटाते हुए उसने गुस्से में कहा, तुम मुझे खाने पीने के लिए जो कुछ भी दोगे, मैं उसमें से एक निवाला भी नहीं छूने वाली। लेकिन मैं उसकी इस धमकी से जरा भी विचलित नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल शांत रहकर जवाब दिया, इक्विपमेंट के आंकड़े बता रहे हैं कि तुम्हारी भूख का लेवल इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इतनी बुरी हालत में पहुंचने के बाद भी क्या तुम खुद को भूखा रखकर मारना चाहती हो? मेरी ये बात सुनते ही जियांग रुओक्सू की छटपटाहट अचानक रुक गई। खून का नाम आते ही भूख से बेहाल होने की वजह से उसका गला अपने आप ऊपर नीचे होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो भूख का कोई अदृश्य हाथ उसके पेट को अंदर से नोच रहा हो। लेकिन वो इतनी बेबस होने के बाद भी मेरे सामने झुकना नहीं चाहती थी। वो किसी इंसान के सामने अपनी जरूरत या कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। इसलिए उसने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैंने बेहद ठंडे और कठोर स्वर में उससे कहा, अब ये दिखावा करना बंद करो। ये कहते हुए मैंने उसे वापस बाथटब के पानी में डाल दिया। पानी में पहुंचते ही जियांग रुओक्सू तुरंत टब के एक कोने में दुबक कर बैठ गई और मुझे गहरी शंका और संदेह भरी नजरों से देखने लगी। तभी उसकी नजर अपनी बाह पर पड़ी, जहां पुरानी लैब में सुई चुभाए जाने के अनगिनत निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसने फिर से करवाहट के साथ मुझ पर ताना मारा, हाँ, ये तो बस एक नॉर्मल चेकअप है। वे लैब टेक्नीशियंस भी हमेशा यही कहते थे। उसे याद आ रहा था कि जब भी वे लोग उसे टॉर्चर करने आते थे, तो हमेशा यही नाटक करते थे कि ये एक रूटीन चेकअप है, और फिर उसके शरीर को सुइयों से छेद देते थे। जियांग रुओक्सू ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसके लंबे चांदी जैसे बाल आगे की तरफ गिरकर उसके चेहरे को ढकने लगे। पानी के अंदर उसके नाखून गुस्से और लाचारी में उसकी हथेलियों में कसकर जकड़े हुए थे। उसने बेहद कर्कश और दबे हुए गुस्से से कांपती आवाज में मुझसे पूछा, तुम आखिर मुझसे क्या छीनना चाहते हो? मेरा खून, मेरी सेल्स या कुछ और? तभी उसने अचानक सिर उठाकर सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी नीली आंखों में एक तीखा और जानलेवा भाव था। या फिर ये आंसू? बेहतर होगा कि तुम भगवान से दुआ करो कि मैं यहां से कभी भाग न पाऊं, वरना जिस दिन मैं आजाद हुई, मैं तुम्हें अपनी ही आंखों से अपनी चीर फाड़ का लाइव एक्सपीरियंस कराऊंगी। मैंने तुम्हारा सिर्फ 50 सीसी खून निकाला है, कोई तुम्हारी जान नहीं ली। मैंने उसकी इस खौफनाक धमकी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मैं तुरंत मुड़ा और शेल्फ से एक सील बंद डिब्बा निकाला, जिसके अंदर गहरे लाल रंग का एक लिक्विड भरा हुआ था। मैंने उसे दिखाते हुए कहा, ये 2 दिन पहले ही ड्रैगन साम्राज्य में आई नए घोड़ों की ब्रीड का खून है। इसे ट्राई करके देखो। जियांग रुओक्सू सहज रूप से उस डिब्बे के पास आई, लेकिन जैसे ही उसने उसकी गंध सूंघी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिगड़ गए। उसे अजीब सा लगा। उसकी आंखों में उस खून को देखकर एक गहरी लालसा तो जागी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए उस इच्छा को दबा लिया। ये गंध उस खून से बिल्कुल अलग थी जो उसने पहले कभी चखा था। उसने संशय से मुझसे पूछा, ये बाकी चीजों से अलग है? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस डिब्बे को खोला और उसके अंदर एक स्ट्रॉ डालकर उस कंटेनर को सीधे उसके सामने रख दिया। मुझे पता था कि बाकी स्तनधारी जीवों की तरह ये भी इसी तरह फीड करेगी। इस जानवर के खून का कॉम्पोजिशन काफी हद तक इंसानी खून से मिलता जुलता था। जियांग रुओक्सू कुछ पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन भूख बर्दाश्त से बाहर थी। कुछ देर की कशमकश के बाद आखिरकार उसने स्ट्रॉ को अपने होठों के बीच दबा लिया। पीते वक्त उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसका पूरा चेहरा घृणा से भरा हुआ था। उसने स्ट्रॉ को मुंह से निकाला, पर वो रुकी नहीं। अपनी उंगलियों पर लगे खून को वो चाटने लगी। अपने होठों को चाटते हुए उसने महसूस किया कि इसका टेस्ट सचमुच बहुत अजीब था। असल में इन जलपरियों को आज भी इंसानी खून का स्वाद ही सबसे ज्यादा पसंद आता है। मैंने अपनी नोटबुक में कुछ नोट करते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें किसी खास तरह के खून की लालसा हो रही है? मेरे इस सवाल ने जियांग रुओक्सू के अंदर छिपी नफरत और सनक को जैसे फिर से जगा दिया। उसके होठों के कोनों पर एक बेहद ठंडी और खौफनाक मुस्कान उभर आई। उसने बहुत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी तीखी नीली आंखें सीधे मुझ पर टिकाते हुए एक भयावह अंदाज में मुस्कुराने लगी। हाँ, जियांग रुओक्सू ने मेरा नाम लेते हुए कहा,
उसकी आवाज में बेइंतहा नफरत भरी हुई थी। वो बहुत ही धीमी और खतरनाक टोन में बुदबुदाई, इंसानी खून का स्वाद ही सबसे अच्छा होता है। वो बाथटब के किनारे का सहारा लेकर थोड़ा ऊपर उठ बैठी। उसके गीले चांदी जैसे बाल उसके भीगे कंधों से चिपके हुए थे और उसके होठों के कोनों पर एक अजीब सी घिनौनी लेकिन बेहद मोहक मुस्कान थी, खासकर तब जब उसने अपने होठों पर लगा वो खून चाटा। एक जिंदा इंसान का खून। वो बोलते हुए बार बार अपनी हथेलियों को भींच रही थी और खोल रही थी, जिससे उसके नाखूनों के गहरे लाल निशान उसकी त्वचा पर उभर आए थे। वो मुझसे बेइंतहा नफरत कर रही थी। उसे नफरत थी इस बात से कि मैंने उसे अपने एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनाया। नफरत थी मेरी इस बेरुखी से। और सबसे ज्यादा नफरत उसे इस बात से थी कि मैंने उससे इतना सीधा और अजीब सवाल पूछ लिया। उसकी आंखों को देखकर साफ लग रहा था कि वो इस वक्त मेरा गला फाड़ देने के अलावा और कुछ नहीं सोच रही है। उसने अपनी आंखें मुझ पर गड़ाते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर साफ साफ कहा, और सच कहूं तो तुम्हारे खून की खुशबू बहुत ही लाजवाब है। अपनी रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद मैंने उसकी इस खौफनाक धमकी पर ऐसा रिएक्शन दिया जैसे मैंने उसकी बात सुनी ही ना हो। मैं शांति से मुड़ा और लैब के दरवाजे पर आई ताजे सी फूड की टोकरी उठाने के लिए आगे बढ़ गया। मैंने टोकरी उसके सामने रखते हुए कहा, चलो, धमकी बाद में देना, पहले कुछ खा लो। जियांग रुओक्सू ने जैसे ही उस ताजे सी फूड से भरी टोकरी को देखा, भूख के मारे उसका गला एक बार फिर अपने आप ऊपर नीचे होने लगा। उसके पेट में भूख की वजह से हल्की सी ऐंठन हुई। वो मुझसे जितनी नफरत कर रही थी, उसका शरीर इस वक्त उतनी ही ईमानदारी से खाने की तरफ खिंचा चला जा रहा था। उसने एक ठंडी सांस ली और बिना कोई नखरा दिखाए टोकरी से मछली उठाकर उसे नोच नोच कर टुकड़ों में खाने लगी। मैं चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर उसे कच्ची मछली खाते हुए देख रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं बोला,